ये रीइंकार्नेट हुआ सेज अभी अभी रीबर्थ हुआ है। अगले ही सेकंड एक विशाल सांप ने उसे निगल लिया, यहाँ तक कि उसका खुद का फायर बीम भी उसी के खिलाफ हो गया। कुछ ऐसा है, मैं तुमसे कहता हूँ, कहानी एक शांत पहाड़ी गांव में घटित होती है। सूरज डूबने वाला था कि गांव का चौकीदार सबको जोर से चेतावनी दे रहा था, अंधेरा हो गया, सब जल्दी घर जाओ, आजकल माहौल ठीक नहीं है। अच्छी धूप बत्ती जलाओ और दरवाजे ठीक से बंद कर लो, कहीं बूढ़ी काली सांप घर में ना आ जाए। गांव वाले भी हाल ही में हुई घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सुना है बूढ़ी काली सांप ने कुछ दिनों पहले मंदिर में दो और लोग खा लिए, जिनमें से एक ताओवादी भी था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में किसी के खाने की खबर नहीं है, बस गांव में बहुत सारी मुर्गियां गायब हो रही हैं। यहां तक कि गांव के बच्चे भी चिल्ला रहे हैं कि मुर्गियों को रात में घर के अंदर ही रखें, भले ही बदबू आए, लेकिन ये काली सांप के खाने से तो अच्छा है। जैसे ही वो पिता पुत्र मंदिर के पास से गुजरे, उन्हें सर्द हवा महसूस हुई। उन्हें पता नहीं था कि वो जिस काली सांप की बात कर रहे थे, वो वहीं उनकी बातें सुन रही है। उस समय एक बैंगनी रंग की डेमोनिक एनर्जी वाली विशाल काली सांप ऊपर से नीचे आ रही थी। सोच रही थी कि लोग जिसे बूढ़ी काली सांप कहते हैं वो लोग हैं। हालांकि उसे याद नहीं कि वो बहुत बूढ़ी है, ना ही ये सोचती है कि वो बहुत डरावनी है। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने जो दो लोग खाए थे वो सच में उसी ने खाए थे। कुछ दिनों पहले मंदिर के पास अचानक एक चीख पुकार सुनाई दी। फिर एक आदमी बोल रहा था, ह्यूमन पिल एक ऐसी चीज है जिसे साधक डिटॉक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुमने मेरे इतने सारे जड़ी बूटियां चुरा ली, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। उसी मंदिर में अचानक एक आदमी घुसा और घुटनों के बल गिरकर चिल्लाने लगा, हे मंदिर के देवता, मुझे बचा लो। ये बोलते हुए वो जोर जोर से सिर पटक रहा था। उस समय वो इंसान की भाषा नहीं समझती थी, लेकिन उसका तरीका देखकर बहुत दुखी लग रहा था और वो बहुत दयनीय लग रहा था। इसलिए उसने उसे मुक्ति दिला दी। फिर उसमें एक और आदमी आया, अंदर आते ही चिल्लाया, तुमने मेरी दवाई खा ली। ये वो ह्यूमन पिल है जिसे मैंने 10 साल से पाला था। है नालायक, मुझे उगल दे। यह आदमी भी काफी दुखी लग रहा था, इसलिए उसने दो दुखी लोगों को एक कर दिया। ये निगलना के बाद ही उसे समझ आया कि उसमें सेंस विकसित हो गई थी। ना सिर्फ कमर और दिमाग विकसित हुआ, बल्कि एक बुद्धि भी पैदा हो गई। उस दिन के बाद उसे बहुत सी पहले से अज्ञात, खतरनाक और डरावनी चीजों का पता चला। पहले जो उसका पीछा करने वाले काले कपड़े वाले लोग थे, उन्हें कहते हैं, वो सांप पकड़ने वाले संप्रदाय के थे। उसने एक बार उन्हें एक बड़ी तेंदुए बिल्ली को घेरते हुए देखा था। पता चला कि इंसानी साधक बहुत ताकतवर हो सकते हैं। वो साधना से अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। क्वी कॉन्डेंसेशन स्टेज से लेकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक, और ज्यादा ताकतवर वाले कोर फॉर्मेशन स्टेज, या यहां तक कि नेसेंट सोल स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं। बाद में उसने पाया कि उसके पिछले बच निकलने की घटनाएं अज्ञानता और निडरता के कारण ही थीं। तब से उसने एक बात सीखी, इंसान बहुत डरावने होते हैं, साधक और भी ज्यादा डरावने। जैसे तैसे बुद्धि पैदा हुई है, मुझे अच्छे से जीना है। बात तो यह है कि शिकारी पक्षियों और इंसानों का शिकार करना बहुत रिस्की है। बेहतर होगा घर की मुर्गियां चुरा लूं। ये सोचते ही उसका पेट फिर से भूखा हो गया। लेकिन चिकन डक खाने से पेट नहीं भरता, और आजकल चोरी करना भी आसान नहीं रहा। सुना है चेन परिवार के कस्बे में एक बड़े परिवार ने सुअर पाले हैं। चलो वहां चुपके से देखते हैं। वैसे इंसान अपने नाम रखते हैं, मुझे भी अपने लिए एक नाम रखना चाहिए। मुझे इंसानों की शियान की कहानी पसंद है, और लोग मुझे बूढ़ी काली सांप बुलाते हैं, तो मैं अपना नाम शुहेई रखता हूं। दृश्य बदलता है चेन परिवार के कस्बे में। उस समय कस्बे में सब लोग सो गए थे। अचानक बैंगनी रंग की आंखें सुअर के बाड़े में दिखीं। वो शुहेई था जो सुअर चुराने आया था। सोते हुए छोटे सुअरों को देखकर यकीनन पेट भर जाएगा, ये सोचते हुए शुहेई ने बिना झिझक एक बार में एक सुअर निगल लिया। इससे बाड़े के बाकी छोटे सुअर घबराकर भागने लगे। पान पान आगे वाला सुअर इति से इतनी जोर से चिल्लाया कि उसे पहले निगलना पड़ा। 2 घंटे बाद देखा गया कि शू हेई ने अपना शरीर इतना खा लिया है कि वो एक एक डिब्बे जैसा हो गया है। तब शू हेई ने देखा कि सुबह होने में अभी वक्त है, तो उसने वहीं लिपटकर थोड़ा पछाने के लिए लेटने की सोची। लेकिन जैसे ही उसे 1 घंटा हुआ था, अचानक आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत छीनने की? भाई मत मारो, शायद दम निकल गया। क्यों शाओ से औरत छीनने की औकात है? ये तुम्हारा अंजाम है। ये आवाज सुनकर शुहेई तुरंत जाग गया। दूर से दो परछाइयां सुअर की बाड़ी की तरफ आती देख शुहेई तुरंत छत पर चढ़ गया, क्योंकि शुहेई के दिल में इंसान बहुत डरावने होते हैं। तभी बाड़े में उन दो लोगों ने एक खून से लथपथ जवान को जमीन पर फेंका। लग रहा था वो यहीं सुअरों को खिलाने के लिए छोड़ रहे थे। जैसे ही वो दोनों बाड़े से बाहर निकले, शुहेई ने जमीन पर पड़े उस मुर्दे को देखा। अचानक उसे याद आया कि इंसान कहते हैं ये चीज बात है। पिछले मालिक के दुखद अतीत को याद करते हुए मंगेतर ने त्याग दिया। मर्डियन नष्ट हो गया। फिर उसने एक बात कही, कोई बात नहीं,
जब से इस सेज ने तुम्हारा शरीर लिया है, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जिन्होंने भी तुम्हारा अपमान किया है, उनमें से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर चेन फैन खड़ा हो गया और अपने शरीर के घावों को देखते हुए बोला, ये शरीर बहुत ज्यादा घायल है। अगर मैंने इस पर अधिकार नहीं किया होता तो शायद ये मर ही गया होता, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। उस समय शू हेई डर से कांप रहा था। सोचा नहीं, मुझे तुरंत यहां से भागना चाहिए। अचानक चेन फैन को कुछ महसूस हुआ और उसने मुड़कर देखा। अपनी जान पर खेलकर शू हेई ने उसे डराने के लिए खतरनाक मुद्रा बनाई, लेकिन उसके मन में तो डर के मारे पसीने आ रहे थे। चेन फैन की तीखी निगाहें देखकर शू हेई ने सोचा, अरे नहीं, पकड़ा गया। वो अभी कह रहा था वो एक सेज है। क्या सेज मतलब उच्च स्तरीय साधक? क्या ये सांप पकड़ने वाला है? अब क्या होगा, क्या होगा? अगर ये सच में सांप पकड़ने वाला निकला तो मेरी तो मौत पक्की है। हालांकि चेन फैन ने शूहेई को कुछ भी नहीं समझा। सिर्फ बेसिक स्पिरिट एनिमल लेवल का छोटा राक्षस, ये मेरे लायक ही नहीं है। मैं बस अपनी चोटें ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकालता हूं, ये सीधा डर के भाग जाएगा। ये कहकर चेन फैन सीधा जमीन पर बैठ गया और स्पिरिचुअल एनर्जी चलाने लगा। तभी उसके शरीर से सुनहरी स्पिरिचुअल एनर्जी फूटकर बाहर निकली और एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गई। साथ में एक छोटा मंडप भी निकला। चेन फैन ने सोचा भी नहीं था कि ये याओ शेंडिंग उसकी आत्मा के साथ ही रीबर्थ हो गया है। चेन फैन के आसपास फैलती स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर शूहेई पूरी तरह घबरा गया। अब सब खत्म। सांप पकड़ने वाला जादू करना शुरू कर चुका है। उसे जरूर पता चल गया कि मैंने सुअर चुराकर खाया है और अब मुझे मार डालेगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्या करूं? ये सुअर तो मैं पचा ही चुका हूं, वापस तो दे नहीं सकता। सामने चेन फैन को देखकर शूहेई ने सोचा, मैं यूं ही मौत का इंतजार नहीं कर सकता। आखिर करूं क्या? हालांकि शू हेई की इस मानसिक स्थिति से चेन फैन पूरी तरह अनजान था। वो अभी भी ध्यान में था और जोर से बोला, यह दुनिया एक शतरंज की बिसात है। सब जीव इसके मोहरे हैं। इस जन्म में मैं इस दुनिया को अपने पैरों तले रौंदूंगा। लेकिन ये शब्द कहते ही शू हेई मजबूरन उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उसे लगा अगर उसने पहले हमला नहीं किया तो ये उसे मार डालेगा। अचानक हुआ ये वार सफल होता देख शू हेई जल्दी से वहां से भागने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कोई और उल्टा सीधा ना हो जाए। लेकिन उस समय काली सांप के पेट में बैठा चेन फैन बिल्कुल हैरान था। एक बेसिक स्पिरिट एनिमल लेवल का छोटा राक्षस मुझे खाने की हिम्मत कर रहा है। सच में मेरी औकात नहीं पहचानता। मैंने तुझे जाने का मौका दिया, फिर भी नहीं भागा तो मरना ही तय है। फिर उसने अपने हाथ में ऊर्जा जमा करना शुरू किया। अगले ही सेकंड जोर से चिल्लाते हुए एक तरफ प्रहार किया। फिर चेन फैन शुहेई के शरीर के अंदर जमकर हमले करने लगा। ये देखकर कि उसे पेट में डालने के बाद भी वो मरा नहीं और ना ही खून बिखरा, वो ये सोचकर हैरान रह गया कि चेन फैन उसके शरीर के अंदर जादू कर सकता है। लेकिन जब शू हेई ने घबराहट के बीच सोचा कि जब तक उसका एसेंस कोर सुरक्षित है तब तक सब ठीक है, तभी चेन फैन उसके शरीर के अंदर उसके एसेंस कोर की जगह तक पहुंच गया। फिर सीधे हाथ से उसे पकड़ लिया, जिससे वो एसेंस कोर चरमराने लगा और टूट गया। एसेंस कोर के बिना शूहेई ने सीधे खून की उल्टी कर दी। उस दर्द से वो जमीन पर लगातार पटकने लगा। उस समय शूहेई को लगने लगा था जैसे उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अभी अभी एसेंस कोर तो बनाया था, अभी अभी तो उसकी बुद्धि पैदा हुई थी। उस समय उसके दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो वो यहां सुअर चुराने कभी नहीं आता। हालांकि चैन फैन उस समय शू हेई के शरीर के अंदर जमकर सांप का मांस खा रहा था ताकि खून की कमी पूरी कर सके, और साथ ही बोल रहा था कि ये काली सांप कितनी कमजोर है। लेकिन जैसे ही वो मजे से खा रहा था, अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वो याओ शेंडिंग टुकड़ों के बीच से निकलकर आसमान में तैरने लगा। याओ शेंडिंग को बाहर आता देख चेन फैन हैरान रह गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये याओ शेंडिंग ने अचानक अपना व्यवहार बदल दिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये चीज शू हेई के एसेंस कोर के पास बढ़ने लगी। अगले ही सेकंड तेज रोशनी चमकी और याओ शेंडिंग के अंदर का सुनहरा ड्रैगन उसमें से निकलकर कभी कभी गुर्राने लगा। ये नजारा देखकर चेन फैन सच में हैरान रह गया। ये कैसे हो गया? याओ शेंडिंग ने इस जानवर के एसेंस कोर के टुकड़ों को सोख लिया, लेकिन मेरा याओ शेंडिंग इस जानवर की मदद क्यों कर रहा है? क्या ये कोई आम सांप नहीं है? लेकिन जैसे ही चेन फैन ने सुनहरे ड्रैगन की आंखों में हिंसा की चमक देखी, तब उसे लगा कि अब बहुत बुरा होगा। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने देखा कि विशाल ड्रैगन ने मुंह खोला। असंख्य सुनहरी किरणें सीधे चेन फैन पर गिरीं, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा। ये सुनहरी किरणें काली सांप के शरीर से बाहर भी निकलकर चारों दिशाओं में फैल गईं।
चेन फैन अपनी मौत के वक्त भी यकीन नहीं कर पाया कि वो सेज होते हुए भी अपने ही फायर बीम के हाथों मारा गया। फिर वो धुंध में बदल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। रात बीत गई। सूरज हमेशा की तरह उगाया। सूरज की रोशनी शूहेई के लाश पर पड़ रही थी, जो अब कुछ खाली कवच बन चुका था। हालांकि पास ही के छोटे सुअर डर से कांप रहे थे। शूहेई अपने एसेंस स्कोर के खत्म होने के दुख में आंसू बहा रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया कि पानी में उसका प्रतिबिंब अब एक सुनहरे ड्रैगन का बन रहा है। आ गया सुहेई को असल में याओशेन डिंग की मान्यता मिल गई, और उसने चेन फैन नाम के उस इंसान की कल्चर विधि भी सीख ली। इसके बाद से छोटे काले सांप की कल्चर में कदम रखने की शुरुआत हुई। पलक झपकते ही सुबह हो गई। वो कई छोटे सुअर जो सुहेई के सुअर खाने से बाहर निकल आए थे भाग नहीं पाए, और अब वो एक काली पूंछ कुतर रहे थे। दूर से देखने पर यह पूरी नई बैंगनी काली सांप की बॉडी थी। जैसे ही एक सुअर ने जोर से उस पूंछ को दबाया, वो पूंछ अचानक हिलने लगी। अगले ही पल जिंदा हुए सुहेई ने गुस्से में फुफकारते हुए सोचा, बेवकूफ सुअर, मेरी बीवी की पूंछ मत काटो, मैं अभी तुम सबको निगल जाऊंगा। इन मुर्दा सुअरों ने मेरी पूंछ ही खराब कर दी। लेकिन फिर सुहेई ने अपनी पूंछ देखी और अचानक ठिठक गया, क्योंकि उसे याद आया कि वो जिंदा कैसे है। उसे याद आया, मेरा याओ हे उस इंसान ने तोड़ दिया था। याओ हे हर याओ शू के कल्चर की नींव होता है। अब मेरे पास याओ हे नहीं है, तो मैं कल्चर कैसे करूंगा? खत्म हो गया। अब मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। लेकिन सू हे ने फिर सोचा, यह गलत है। याओ हे टूट गया तो मैं जिंदा कैसे हूं? फिर उसने देखा कि चेन फैन ने जिसे याओ शेन डिंग कहा था, वो उसके बॉडी के अंदर था, और वो उसकी पुरानी याओ हे वाली जगह पर आ गया था। उस याओ शेन डिंग को देखकर सू हे ने सोचा, क्या इसी चीज ने मुझे बचाया? इतना ही नहीं, मैं अपने बॉडी के अंदर कैसे देख सकता हूं? सिर्फ अंतर्दृष्टि ही नहीं, बल्कि आसपास का नजारा भी देख सकता हूं। क्या ये शैनशी है? मुझे वो काबिलियत आ गई जो सिर्फ शूशी के पास होती है। अब भले ही मैं आंखें बंद कर लूं, फिर भी बहुत साफ दिखता है। तो फिर मैं शिकार करने और खतरनाक जानवरों या इंसानों से बचने के लिए ये और भी आसान हो जाएगा। फिर सू हे अचानक ठिठक गया, क्योंकि उसे लगा जैसे उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें भर दी गई हों। क्या ये वो लड़के की कल्चर विधि थी? इस समय सू हे को बस इतना लगा कि उसके सिर में बहुत खुजली हो रही है, जैसे उसके दिमाग में कुछ उगने वाला हो। फिर सू हे ने अपने दिमाग में आई यादों के मुताबिक उस लड़के की तरह यून घोंग किया, ये देखने के लिए कि क्या इस चीज से चोट ठीक करने जैसा कोई फायदा है। उसे धुंधले तौर पर याद था कि उस लड़के ने उस समय कहा था, तियान दी वेई जू झोंग शेंग वेई क्यूई, और फिर अपने आप याओ हे को चलाने लगा। जैसे ही सू हे ने यह सब किया और यून गोंग शुरू किया, उसके बॉडी के अंदर का याओ शेन डिंग जैसे संवेदनशील हो गया, और उसने तुरंत हल्की हरी लिंक की छोड़ी। फिर वो लिंक कई सू हे के पूरे बॉडी पर इकट्ठा हो गई। अगले ही पल उसके बॉडी पर लगे घाव नजरों के सामने ठीक होने लगे। ये देखकर सुहे बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया, सच में चोट ठीक हो सकती है। बस थोड़ी देर की अंदर बाहर की तो बॉडी में लिंक की भर गई, और हल्कापन महसूस हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मैंने गलती से कोई लिंक घास खा ली थी। ये कल्चर विधि शायद कल्चर बढ़ाने के लिए है, और चोट ठीक करना तो बस एक साइड में है। मेरा याओ हे तो टूट चुका है, यानी युआन की स्टोर नहीं कर सकता। क्या ये डिंग मेरा नया याओ हे बन गया है? लेकिन इस समय सू हे ये सब समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चूंकि समझ नहीं आ रहा तो सोचना छोड़ो, पहले इस बुरी जगह से निकलो। कोई जगह ढूंढकर कुछ दिन सो लूं, फिर कल्चर के बारे में सोचूंगा। एक साधारण लड़का ही इतना ताकतवर है, तो आगे से कभी भी इंसानों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हालांकि जाने से पहले मुझे मेरी पूंछ काटने का बदला लेना ही होगा। ये कहकर सू हे की आंखों में चमक आई, और उसने अपने आस भी उतार दी। इसके बाद एक हफ्ते और बीत गया तो सू हे पहले से बिल्कुल बदल गया था। उसके सिर के सींग और लंबे हो गए थे, शल्क और भी मोटे हो गए थे। लेकिन एक बात थी जो सू हे समझ नहीं पाया कि आखिर वो इतना छोटा क्यों हो गया था। पहले तो केंचुली उतारने से आकार बढ़ जाता था। इस समय सू हे 3 से घटकर 6 हो गया था। यहां तक कि एक गौरैया भी उसके बराबर लगती थी। इससे वो बहुत नाराज हुआ और उसने एक जोरदार पूंछ मारी। हालांकि सू हे ने पाया कि आकार छोटा होने के बावजूद उसकी स्पीड और ताकत काफी बढ़ गई थी। लचीलापन भी बढ़ गया था, मांस खींच सकता था, जी लगाकर कोशिश करे तो शायद बड़े शिकार को भी निगल सकता था। अब यह तय हो गया कि वो डींग सच में उसका नया याओ हे बन चुका था, और उसे पूर्वाभास था कि जब डींग के अंदर की लिंक की पूरी तरह भर जाएगी, तभी उसके ब्रेक थ्रू का समय होगा। लेकिन सू हे को सबसे बड़ी टेंशन थी कि कल्चर करने में बहुत खर्च होता था। ये विधि उसे त्यान दी कि लिंक की सोखने देती है, लेकिन सिर्फ लिंक की सोखने से काम नहीं चलता।
याओ शू की कल्चर से बचा नहीं जा सकता। उसे ब्रेक थ्रू के लिए भारी मात्रा में खून मांस यानी ढेर सारा खाना चाहिए होता है। उसी समय सू हेई एक तरबूज के खेत में आ गया था। खेत में एक जंगली सुअर तरबूज बड़े मजे से खा रहा था। सू हेई के मन में था, हालांकि जंगली सुअर एक बड़ा खतरनाक जानवर है, लेकिन कल्चर सिस्टम के हिसाब से मैं टोंगलिंग की पहले लेवल की छोटी पर हूं और ये जानवर तो समझदारी भी नहीं रखता, इसका लेवल जरूर मुझसे कम होगा। तो अगर मैं अच्छी तैयारी कर लूं तो जरूर पेट भर सकता हूं। ये सोचकर सू हेई ने 2 पत्थर उठाए और उनसे सुअर मारने की कोशिश की। फिर वो झुककर धीरे धीरे सुअर के पास बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो पास गया और ऊपर देखा, वो जंगली सुअर आंखें दिखाते हुए गुर्रा रहा था। इतना खूंखार चेहरा देखकर सू हेई डर के मारे बोल ही गया, ये तरबूज पका है क्या? बिना किसी आश्चर्य के जंगली सुअर ने जोर से दहाड़ मारी और फिर सू हेई को जोर से दौड़ाना शुरू कर दिया। इससे सू हेई तो क्या, उसकी तो डर के मारे पंड फटने को हो गई। वो सोचने लगा, ये इतना डरावना क्यों लग रहा है? सामने रास्ता न देखकर सू हेई को लगा कि अब भागते नहीं बनता, पूरी ताकत से हमला करना होगा वरना मैरून हो जाऊंगा। फिर उसने पत्थर उठाकर जोर से फेंका। वो सोच रहा था कि पहले इसे घायल करूं फिर कोई उपाय सोचूंगा, लेकिन कभी सोचा न था कि इन पत्थरों की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी और उसने सीधे उस जंगली सुअर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये देखकर सू हेई हैरान रह गया। बस इतनी सी बात थी, मर गया? इतना ताकतवर हूं मैं? लेकिन फिर सोचा, उसे लगा कि बात इतनी आसान नहीं है। कहते हैं जंगली सुअर बहुत चालाक होते हैं, हो सकता है ये मरने का नाटक कर रहा हो। ये सोचकर सू हेई ने कुछ और पत्थर मारे, तब कहीं जाकर उसे चैन आया। सुअर को सच में मरा हुआ देखकर सू हेई ने पसीना पोंछा। अभी बहुत खतरनाक मामला था। मैं करीब था कि सुअर मुझे ही खत्म कर देता। लेकिन उतार चढ़ाव भरे अनुभवों वाला सू हेई अब लाश पर भी भरोसा नहीं करता था, कहीं ये कल की चीज बाहर निकाल दी। जमीन पर पड़ी उस नीली गोली को पहचानते हुए उसे लगा, ये तो याओहे था। पता चला ये सुअर कोई साधारण सुअर नहीं था। पुरानी यादों के आधार पर उसे पता था कि याओहे में भारी मात्रा में एनर्जी होती है। उसे कच्चा नहीं निगलना चाहिए, नहीं तो बॉडी फट जाएगा। अगर सोखना हो तो उसे दवा में बदलना पड़ता है, लेकिन मैं तो दवा बनाना नहीं जानता। तभी सू हेई को सूझा, जंगल में याओ शू जब शिकार करते हैं तो बॉडी और याओ हे दोनों एक साथ निगल जाते हैं। अगर कच्चा याओ हे निगलने से बॉडी फटती तो याओ शू सबका सफाया हो चुका होता। ये सोचते ही सू हे की आंखें चमक गईं, क्योंकि उसे लगा कि उसके दिमाग में जो ज्ञान है वो ज्यादातर इंसानों के लिए है। याओ शू और इंसानों की बॉडी तो अलग होती है, तो फिर मैं कोई झिझक नहीं रखूंगा। फिर उसने एक ही बार में नीले याओ हे को निगल लिया। पेट में जाते ही उसे गर्मी का एहसास हुआ। क्या उसके बॉडी के अंदर का याओ शेंडिंग याओ हे की पावर सोख रहा है? जैसा सुहेई ने कहा था, उस समय याओ हे की पावर तेजी से डिंग के अंदर भर रही थी। बॉडी में हो रहे बदलाव को देखते हुए सुहेई बहुत खुश था, क्योंकि उसने उस अवस्था की दहलीज को छू लिया था। सोने की रोशनी की एक चमक के साथ सुहेई सफलतापूर्वक टोंगलिंग के दूसरे लेवल में पहुंच गया और उसकी पूंछ पर 2 शल्क सुनहरे हो गए। फिर उसने अपनी पूंछ से एक बड़े पत्थर को मारा और एक जोरदार धमाके के साथ वो पत्थर चकनाचूर हो गया। ये देखकर सुहेई चिल्ला पड़ा, कितना ताकतवर है! ये शल्क तो लोहे के बराबर हो गए हैं। लेकिन जैसे ही सुहेई संतुष्ट होकर जाने लगा, अचानक एक लड़के की छाया उसके सामने आ गई। ये देखकर, जिसे इंसानों से डर लगता था, सुहेई के रोंगटे खड़े हो गए। ये आदमी गांव का मशहूर बदमाश है। आज फिर एक लड़की को सुनसान पहाड़ों पर ले जाकर परेशान किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसका सामना सर्प राजा से हो जाएगा। अभी अभी वो जवान हाथ में लोहे का कांटा लिए शूहेई के सामने खड़ा था। एक दूसरे को देख रहे थे। ये देखकर शूहेई के मन में कई सवाल आ रहे थे। ये कौन है? ये क्या करना चाहता है? क्या ये हमला करने की मुद्रा में है? क्या ये आदमी भी कोई साधक है? कहीं ये कोई और चेन फैन तो नहीं? हालांकि सारे सवाल एक ही शब्द में समा गए, खतरा। अगले ही सेकंड शूहेई ने अपनी पूंछ घुमाकर लोहे के कांटे को तोड़ दिया और फिर मुड़कर भाग गया। इंसान बहुत डरावने होते हैं। इसके साथ भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जब उसने देखा कि कोई नहीं है तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। वो इंसान शायद सिर्फ एक सामान्य जवान था। लगता है मुझे जवानों का डर लग गया है, ये तो बहुत बुरा है। मैं तो एक विशालकाय जानवर बनने की सोच रहा था, ऐसे तो नहीं चलेगा। आगे देखता हूं तो मंदिर आ गया है, चलो मैं भी इंसानों की तरह देवता को प्रणाम कर लूं, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। आखिर मैं यहीं होशियार हुआ था, शायद ये मेरी सौभाग्यशाली जगह है। तुरंत ही शूहेई 3 अगरबत्तियां लेकर मंदिर में लिपट कर बैठ गया। सुना है मानसिक अवरोध साधना का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इस अवरोध को तोड़ना है तो बहुत श्रद्धा चाहिए। हे मंदिर के देवता, शूहेई फिर आपसे मिलने आया है।
लेकिन शूहेई की बात खत्म होते ही अचानक उसे एक महक आई। पास जाकर देखा तो मेज पर अचानक इतने सारे प्रसाद रखे थे। उसे बर्बाद न करने की नीति पर चलते हुए उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया। नाश्ता करने के बाद वो मंदिर में लिपट कर बोला, हे देवता, मेरे मानसिक अवरोध को दूर करो, मेरी साधना सफल करो, मुझे और ताकतवर बनाओ, मुझे अच्छे से जीने का आशीर्वाद दो। लेकिन तभी बाहर से एक दुष्ट हंसी सुनाई दी। फिर एक आदमी जोर से चिल्लाया, छोटी औरत, देखती है कहां भागती है। तभी एक लड़की मंदिर की तरफ भागती हुई आई और चिल्लाने लगी, बचाओ। ये देखकर शूहेई ने सोचा, बड़ी बेवकूफ औरत है, खुद ही मौत के मुंह में भागी जा रही है। फिर शूहेई देवता की मूर्ति के पीछे छिपकर निगरानी करने लगा। मंदिर के कमरे में एक मोटा आदमी उस औरत से कह रहा था, मैं क्यों शाऊ हूं, जिस औरत पर मेरी नजर पड़ती है वो कभी हाथ नहीं आई, मेरी बात मान ले, वरना मैं तुझे जीते जी मरवा दूंगा। ये सुनकर औरत ने सीधे चाकू अपने गले से लगा लिया और चिल्लाई, भले ही मैं तुझे ना मार सकूं, लेकिन मैं खुदकुशी कर सकती हूं, तब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यू शाओ नाम सुनकर शू हेई को कुछ याद आया। ये वही है जिसने चेन फैन को सुअर के बाड़े में फेंकवाया था। सामने वाला ये लड़का ही वो क्यू शाओ है जिसने चेन फैन को मार डाला था। चेन फैन को इतना मार सकता है, ये पक्का कोई बहुत ताकतवर है। मुझे कतई इसके सामने नहीं आना चाहिए। हालांकि क्या ये लड़का मिलन का समय चाहता है? इंसान सच में अजीब होते हैं, हर समय ये सब कर सकते हैं, हमारी तरह नहीं कि सिर्फ बसंत में। लेकिन इस कमजोर से शरीर में उसे क्या अच्छा लगता है? उस समय क्यू शाओ ने लड़की के हाथ से चाकू छीनते हुए बुरी तरह बोला, अपनी औकात से बाहर, मुझे धमकाने की हिम्मत, तो आज मैं पहले तुझसे रेप करूंगा, फिर तुझे मार डालूंगा। यह सुनकर औरत ने अपने कपड़े दबाते हुए चिल्लाया, ठहर जा, तूने मुझे धोखा देकर शादी से पीछे हटने को कहा और फिर मेरे प्यारे दुल्हे चेन फैन को मार डाला। आज फिर मेरे साथ ऐसा करेगा? मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस समय शूहे मजे से सेब खा रहा था। तभी उसने अपना सिर देवता के हाथ पर रखा, लेकिन मूर्ति बहुत पुरानी होने के कारण टूटकर गिर गई। जोर की आवाज ने उस अजीब माहौल को तोड़ दिया। उन दोनों के मन में अपने अपने विचार आए। क्यों शाओ को लगा मूर्ति के पीछे कोई है, जबकि औरत को लगा मंदिर के देवता ने चमत्कार दिखाया है। ये सोचकर वो मूर्ति की तरफ भागी और चिल्लाई, हे देवता, चमत्कार करो और मुझे बचाओ। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिरी और बोली, हे भगवान, दुनिया पर कृपा करो, तभी शू हेई उसके सामने आ गया। बिगाड़ा, जल्दी निकल बाहर, मैं सांप पकड़ने वाले संप्रदाय का बाहरी शिष्य हूं। आज तेरी मुलाकात मुझसे हुई, तेरी बुरी किस्मत है। यह सुनकर मूर्ति के पीछे छिपे शू हेई के होश उड़ गए। वो डर से हिल भी नहीं सकता था। जब कोई जवाब नहीं आया तो क्यू शाओ ने अपने दोनों नौकरों को आदेश दिया, मुझे ढूंढो। फिर दोनों ने टटोलते और पीटते हुए राक्षस की तलाश शुरू कर दी। अब शू हेई सच में घबरा गया। उसने सोचा वो लोग आकर मुझे मार डालेंगे, लेकिन फिर सोचा, यूं मरने से तो बेहतर है कि निकल भागूं। ये सोचकर शूहेई ने खुद ही हमला कर दिया। इससे वो दोनों नौकर इतने डर गए कि चिल्लाने लगे, सांप का राक्षस। लेकिन क्यू शाओ ने हंसते हुए कहा, 6 फीट से भी कम लंबा सांप का राक्षस, क्या डरावना है? मैं प्राण एकत्र करके एक बार में मार डालूंगा। इसका शरीर ले जाकर आधिकारिक तौर पर सांप पकड़ने वाले संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। तुम दोनों आगे बढ़कर इसे रोको। क्यों? शाओ की बातों से नौकरों का हौसला बढ़ गया। वो डंडे लहराते हुए शूहेई की तरफ दौड़े। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि शूहेई इंसान की भाषा समझ सकता है। उसने सोचा, इन तीनों में सबसे ताकतवर वही क्यू शाओ है। मुझे उसके प्राण एकत्र करने से पहले ही सबको खत्म करना होगा, तभी मैं बच सकता हूं। ये सोचकर उसने अपना शरीर लहराकर उन दोनों पर वार किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये एक ही वार में दोनों के शरीर को अलग अलग कर देगा। ये देखकर शूहेई भी सकपका गया। ये कमजोरी, हालांकि सिर्फ शूहेई ही नहीं, बल्कि क्यू शाओ भी डर गया। उसके हाथ की प्राण ऊर्जा बिखर गई। उसने सोचा, बस पलक झपकते ही उसने दोनों को मार डाला। ये आखिर कैसा राक्षस है? वो पैर पटकता हुआ भागा और जाते हुए धमकी दी, बस देख लेना, सांप पकड़ने वाला संप्रदाय तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं अपने गुरु से कहकर तुझे दवा बनवा डालूंगा। ये करतब देखकर शूहेई उलझन में पड़ गया। ये तो प्राण एकत्र कर रहा था, फिर अचानक भाग गया। लेकिन क्यों शाओ के धमकी भरे शब्द सुनकर शूहेई ने सोचा उसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसने दौड़कर उस पर प्रहार किया। एक ही वार में उसका पूरा सिर उड़ा दिया। जैसे ही शूहेई ने क्यू शाओ की लाश को मंदिर में खींचा, उसने राहत की लंबी सांस ली। अच्छा हुआ इसने भागना चुना, वरना अगर ये प्राण एकत्र कर लेता तो क्या होता? मैं तो बाल बाल बचा। हालांकि कहीं ये सब मुसीबत मुझे देवता के प्रसाद चुराने के कारण तो नहीं आई। शायद देवता नाराज हो गए हैं, तो मुझे जरूर देवता को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ये कहकर शूहेई ने क्यू शाओ और उसके तीनों आदमियों को मूर्ति के सामने रखा और फिर श्रद्धा से बोला,
हे देवता, ये सब आपके लिए प्रसाद हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। शू हेई सामने की मूर्ति को देखते हुए सोच रहा था, शायद देवता मुझे सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहे थे कि मुझे जल्द से जल्द साधना करनी चाहिए, नहीं तो मुझे हमेशा छिपकर ही रहना पड़ेगा। अब मैं समझ गया, हे देवता, आप नाराज प्रसाद के कारण नहीं थे, आप चिंता मत करो, मैं अभी वापस पहाड़ों में जाकर साधना करूंगा। ये कहकर शू हेई उन लोगों की लाशें घसीटता हुआ मंदिर से बाहर निकल गया। इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया कि वापस पहाड़ों में जाकर अच्छे से साधना करेगा। कुछ समय बीत गया, एक हफ्ता गुजर गया। अपने शरीर के अंदर याओ शेन डिंग को देखकर शू हेई ने सोचा, अब एक हफ्ते से साधना कर रहा हूं, लेकिन दूसरे चरण की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी बहुत कम है और रोज छोटे जानवरों को खाने से ना पेट भरता है और ना ही साधना में मदद मिलती है। काश कोई और सुअर का राक्षस मिल जाता। लेकिन जब शू हेई उस दिन शिकार की तलाश में निकला तो उसे एक परिचित परछाई दिखी। उस समय एक जवान अपने पिता के साथ मछली पकड़कर वापस आ रहा था। शू हेई ने उसे पहचान लिया कि ये वही जवान है जिसने रात में उस पर कांटा ताना था, तो ये खरबूजे का खेत उसी का है। लेकिन जैसे ही जवान ने पसीना पोंछते हुए सिर घुमाकर शू हेई को देखा, अगले ही सेकंड वो मछलियों की एक टोकरी उठाकर शू हेई की तरफ दौड़ा। इससे शू हेई डर गया और तुरंत पेड़ पर चढ़कर छिप गया। लेकिन जैसे ही जवान पेड़ के नीचे आया, उसने मछलियों की वो टोकरी वहीं जमीन पर रख दी। ये देखकर शू हेई हैरान रह गया, सोचने लगा ये क्या करना चाहता है। फिर उसने देखा कि जवान वो चीज रखकर तुरंत वापस भागा और जाते हुए मुड़कर जोर से चिल्लाया, हे काली सांप, ये मछलियां तेरे लिए हैं, खा ले। ये सुनकर कि वो जवान उसे मछलियां ने खिलाने आया था, शू हेई धीरे धीरे नीचे उतरा। मछलियों से भरी उस टोकरी को देखकर उसे यकीन नहीं हुआ, कहीं ये कोई जाल तो नहीं? क्या मुझे जहर दे रहा है? नहीं, मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। हालांकि ये मछलियां तो जीवित हैं, मैं बस देख लूंगा, खाऊंगा नहीं। लेकिन 2.5 सेकंड बाद ही उसने एक मछली निगल ली और बोला, बस एक छोटा सा स्वाद ले रहा हूं। अरे, स्वाद ठीक से नहीं आया, एक और छोटा सा स्वाद लेता हूं, बस एक आखिरी बार। जब शू हेई लगभग सारी मछलियां खा चुका था तो जवान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा ये काली सांप को मछली खाना बहुत पसंद है। लेकिन तभी उसके सामने एक आवाज आई, सुन बच्चे, तूने हाल ही में काली सांप देखी है? उस आदमी के कमर पर एक सुनहरी तख्ती थी जिस पर सांप का निशान बना था। शू हेई फिर से मुसीबत में फंस गया। ना सिर्फ एक मछली के राक्षस से सामना हुआ, बल्कि सांप पकड़ने वाले संप्रदाय के लोगों के डर से उसे गहरे जंगलों में भागना पड़ा। अभी अभी जवान ने वो तख्ती देखते ही पहचान लिया कि ये लोग जरूर काली सांप को पकड़ने आए हैं। थोड़ा सोचकर बोला, मैंने कभी कोई काली सांप नहीं देखी। लेकिन उसी समय पहाड़ों से अचानक पक्षियों के चीखने की आवाज आई। ये सुनकर सांप पकड़ने वाले दोनों लोग वहां जाने की सोचने लगे। हो सकता है काली सांप वहीं हो। ये जानते हुए कि वो दिशा शू हेई वाली ही है, जवान बहुत चिंतित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, हे काली सांप, जल्दी भाग जा, कहीं तू पकड़ा ना जाए। हालांकि उनके कुछ कदम चलते ही पीछे से अचानक जोर से चीख पड़ी, खाने वाला आ गया, काली सांप वहां है। अगले ही सेकंड सांप पकड़ने वाले दोनों लोग उस दिशा की तरफ भागने लगे। दृश्य बदलता है। उस समय शू हेई भागते हुए उन बेवकूफ पक्षियों को कोस रहा था। मैंने तो बस कुछ अंडे तोड़े थे, उन्होंने मेरे पूरे सिर पर चोटें कर दी। लगभग मैं सांप पकड़ने वालों के हाथों पकड़ा ही जाता था। और वो लड़का क्यों कह रहा था कि मैंने उसे कभी नहीं देखा? चलो, इंसानों की दुनिया बहुत पेचीदा है जो मैं आसानी से समझ नहीं सकता। अब सबसे जरूरी यह है कि सर्प पकड़ने वालों ने मुझ पर नजर रख ली है। जीना है तो आसपास आना तो बिल्कुल नहीं। जिस पर 2 चमकीले पंख लगे थे। तभी सन की आवाज आई और सांडनी का शरीर तुरंत 2 हिस्सों में कट गया। जब सूहे ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि पूरी सांडनी उसकी पूंछ से चीरकर 2 टुकड़े हो चुकी थी। यह सीन देखकर सूहे तुतला गया। ये कैसे हुआ? मैंने एक पूंछ के झटके से उस सांडनी के 2 टुकड़े कर दिए, तो मेरी पूंछ इतनी ताकतवर हो गई है, ये पंख इतने तेज हैं कि अगर कभी पूरा शरीर इसी तरह बना लूं तो कितना अद्भुत होगा। लेकिन सूहे इस जीत के बाद भी अपना दिमाग नहीं खोया। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये लड़ाई थोड़ी बहुत किस्मत से जीता हूं। ये जीव पहले से घायल था, ऊपर से जाकर मेरी पूंछ से टकराया, इसलिए ऐसा हुआ। जल्दी से सब साफ करके पहाड़ों के अंदर जाकर छुप जाना ज्यादा सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद कुछ टुकड़ों में बटा सांडनी का मांस एक साथ बांध लिया गया था। सामने मांस के पहाड़ जैसा ढेर देखकर सूहे सोचने लगा, इतना तो पहाड़ों में रहकर कई महीने तरक्की करने लायक है।
राक्षसी गोलियों के साथ शायद तीनों परतों को भी पार कर सकता हूं, लेकिन जब सूहे सांडनी के पेट के अंदर का सामान साफ कर रहा था, तब उसे सर्प पकड़ने वाले गिरोह की एक तख्ती मिली। क्या इसने कभी किसी सर्प पकड़ने वाले को खा लिया था? ये देखते ही सूहे के मन में पछतावा हो आया। फिर उसने उस सांडनी की राक्षसी गोली के सामने आदर से एक बार झुककर प्रणाम किया और बोला, हे राक्षस भाई, हालांकि तू सांप की जाति से है, लेकिन तू मुझे खाना चाहता था तो मैं भी कुदरत के नियम के मुताबिक चला। लेकिन राक्षस भाई, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अच्छे से खाऊंगा, तेरा मरना बेकार नहीं जाएगा। तेरी राक्षसी गोली भी हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन सूहे उसे निगलते निगलते रह गया। ये तो इतनी बड़ी थी कि गले से उतर ही नहीं रही थी। उधर सर्प पकड़ने वाले भी शायद जल्दी ही आ जाएंगे, इसलिए मैं यहां से जल्दी खिसक लेता हूं। राक्षसी गोली को पहाड़ों में जाकर पिघलाने में भी देर नहीं होगी। लेकिन सूहे के जाने के कुछ देर बाद ही सर्प पकड़ने वाले गिरोह के लोग भी वहां पहुंच गए। जमीन पर पड़ी एक काली धातु का टुकड़ा उठाकर सर्प पकड़ने वाले को सारी सच्चाई समझ में आ गई। मैं कहता था कि वो जीव पानी में इतनी तेजी से कैसे भाग रहा था। असल में नदी में लोगों को खाने वाला पानी का दैत्य कोई बूढ़ा सांप नहीं, बल्कि ये था। यहां इस पानी वाले दैत्य से लड़ने वाला ही बूढ़ा सांप था। जैसे ही वो आगे खोज करने लगा, वहां मौजूद दूसरा सर्प पकड़ने वाला, जिसे वो डींग भैया बुला रहा था, उसने रोक लिया और बोला, आगे वाला पहाड़ लोहे वाला भालू का पहाड़ है। वहां तीनों परतों के आखिरी चरण तक पहुंचा। बड़ा भालू दैत्य है, उसकी ताकत को कम मत समझना। ऊपर से उस पहाड़ की सीमा बहुत बड़ी और घनी है। हम दोनों को कई महीने लग जाएंगे उस सांप को ढूंढते ढूंढते, और बीच में कहीं भालू दैत्य से भी ठोकर लग सकती है। ये सुनकर उस सर्प पकड़ने वाले के मन में थोड़ी बेचैनी तो हुई, लेकिन तभी उसने कुछ सोचकर कहा, भैया, क्या तुमने वो बात नहीं सुनी? कुछ दिनों पहले बूढ़े सांप ने यहाँ 4 स्वर्गीय तलवारों के विद्यालय के एक वैद्य और उसके कई सालों से पाले हुए आदमी जिगर को खा लिया। उस आदमी जिगर की दवाई का असर अभी भी उस कालीन सांप के शरीर के अंदर होगा। भैया, तुम भी असली चित्रण की तीनों परतों पर रुके हुए कई साल हो गए। आज ऐसा मौका मिला है, चलो चुपके से उसे पकड़ लेते हैं। ये योजना सुनकर डिंग भैया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तू सच में चालाक है। लेकिन अभी सिर्फ हम दोनों का पहाड़ के अंदर जाना बहुत जोखिम भरा है। कहीं ऐसा ना हो कि चोर उल्टा चोर की मां को जोखिम में डाल दे। उसके छोटे भाई ने उससे कहा, चिंता मत करो, कुछ महीनों में यहाँ पहाड़ों में भारी बर्फबारी होगी। उस समय भालू दैत्य और सांप दैत्य दोनों सर्दी की नींद सोएंगे। तब हम पहाड़ पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। जिस दिन बर्फबारी की पहली बूंद गिरेगी, समझ लेना उसी दिन वो बूढ़ा सांप तुम्हारी और मेरी तरक्की के लिए बलि चढ़ने वाला है। लेकिन इस समय सूहे को सर्प पर में सर्प पकड़ने वाले गिरोह के दोनों आदमियों की इस योजना के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो सही जगह पर अपनी गुफा ढूंढकर और खाने का सामान टांगकर सर्दी की नींद सोने की तैयारी में मजे से लगा हुआ था। सर्प पकड़ने वाले गिरोह वाले पहाड़ों में सूखा को पकड़ने आए हैं और भालू के राक्षस को भी बहला फुसलाकर साथ ही पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में क्या सूखा बच निकलेगा? असल में अभी अभी 2 महीने बीत चुके हैं और पूरा पहाड़ बर्फ से ढक चुका है। ये सूखा अभी भी शिकायत कर रहा था कि उसने सोचा भी नहीं था कि तोंगलिंग के दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में आना पहले लेवल से दूसरे लेवल में आने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। पिछली बार मिले राक्षस और उसके मांस खून को पचाकर और इतने दिनों तक साधना करके भी वो आगे नहीं बढ़ पाया है। हालांकि फायदा ये हुआ है कि उसकी पूंछ पर 3 और जिंगलिन आ गए हैं। शेंशी से देखा तो उसके डींग के अंदर की जगह भी भर चुकी है। ये तो कम से कम टोंगलिंग दूसरे लेवल की पीक पर पहुंच गया है। बस आखिरी झटके की जरूरत है, फिर तीसरे लेवल में पहुंच जाएगा। बदकिस्मती से सर्दी आ गई है, शरीर अकड़ रहा है और खाना भी लगभग खत्म हो चुका है। अब पहले हिबरनेट में जाना ही ठीक रहेगा। अगले साल बसंत में बाहर निकलकर शिकार करूंगा और साधना करूंगा। दृश्य बदलता है, कोई इन्हीं पहाड़ों में आ चुका है। लिए अब मेरा शरीर ठंड से अकड़ रहा है, बिल्कुल कमजोर वक़्त पर। लड़ना तो दूर, भागना भी मुश्किल है। तभी ऊपर गांव वाला देखकर खुश होता है, महाशय देखिए, यहां हम दोनों में से किसी एक को ही आगे बढ़ने के लिए काफी हैं, वरना भालू राक्षस को हराने के बाद मैं तुझे जीता छोड़ भी सकता था। ये सुनकर कि ये दोनों सांप पकड़ने वाले आपस में ही लड़ने वाले हैं, सूखा को लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है। मैं धीरे धीरे बिल के मुहाने की तरफ बढ़ता हूं और मौके का इंतजार करता हूं। तभी झाओ वेंजुओ सब कुछ ठीक करके वापस आता है और कहता है, डिंग गुरु भाई, आधी घड़ी से भी कम समय में भालू राक्षस जाग जाएगा। कुछ देर में ही उस बिल से जानवर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई देती है। अगले ही पल एक विशाल भालू राक्षस बिल से बाहर निकलता है और गांव वालों को कुचलता हुआ मारने लगता है। गांव वाले चीखते हैं, ये भालू का बिल कैसे हो गया? महाशय तो कह रहे थे कि ये सांप का बिल है।
उसी समय भागते हुए गांव वालों ने पहाड़ी पर खड़े बूशेरिन गिरोह के दोनों लोगों को देखा और चिल्लाकर कहा, महाशय, हमें बचाओ। लेकिन झाओ वेंजुओ ठंडे स्वर में कहता है, तुम नीच लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली है और बचाने की बात कर रहे हो, तुम यहीं मरो। ये सुनते ही गांव वालों को होश आता है और वो गालियां देने लगते हैं, साले कमीने, तुम लोग जानबूझकर हमें भालू के बिल की तरफ लाए थे ताकि पैसे बचाने के लिए हमें मरवा दो। बूढ़ा आदमी तुरंत कमान चढ़ाकर गोली चला देता है और गुस्से से कहता है, हमें मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन झाओ वेंजुओ जरा सा शरीर हिला देता है। अगले ही पल वो तीर सीधा उसकी स्टोरेज बैग में लगता है। स्टोरेज बैग फट जाता है और उसके अंदर के कीमती सामान बिखर जाते हैं। अभी भी बिल के मुहाने पर छुपकर सब कुछ सुन रहे सूखा को दवाओं की गंध आती है। वो तुरंत एक बार में सूंघ लेता है और शूफे ही पहचान लेता है कि ये चीज शायद युआन डैन कहलाती है। वो हैरान होता है, कितनी कमाल की गोली है, बस सूंघते ही शरीर में जान आ गई। बाहर भालू राक्षस गांव वालों का कत्लेआम कर रहा है और झाओ वेंजो चिल्ला रहा है, डिंग गुरु भाई, मेरा स्टोरेज बैग फट गया है, सामान बिखर गया है, मेरे लिए उठा दो ना, वरना भालू राक्षस आ जाएगा। डिंग गुरु भाई झुककर सामान उठाने लगता है, मुंह से कहता है, इतनी लापरवाही क्यों करता है, लेकिन मन में सोचता है, सच में बेकार है, जो मैंने उठाया वो सब मेरा। भालू राक्षस के सारे गांव वालों को मारने के बाद झाओ वेंजुओ तारीफ करता है, ढिंग गुरु भाई, सच में कमाल की चाल थी, सारे नीच लोग मर चुके हैं, मैं नहीं समझता था कि ये बूढ़े इतनी देर तक टिकेंगे। उन्होंने बूशेरिन गिरोह के लिए अपनी जान दे दी, बेकार नहीं गई। डिंग गुरु भाई, तुम भी उनके साथ चलो। जीरुलुलिंग मंत्र, गैंगफेंग। ये मंत्र सुनकर जो डिंग सामान उठा रहा था वो चौंक जाता है। अगले ही पल झाओ वेंजुओ की जादुई छड़ी से एक झटका लगता है और वो फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और थम्म से भालू राक्षस के सामने जा गिरता है। अचानक हुए इस धोखे पर डिंग गुरु भाई गुस्से से कहता है, अरे झाओ वेंजुओ, तूने मेरा साथ दिया, तू मरा नहीं तो। लेकिन उस समय झाओ वेंजुओ हवा में उड़ान भरने वाला मंत्र लगाकर ठंडे स्वर में कह रहा होता है, गुरु भाई, तुझे नहीं पता कि मैंने तेरे साथ ये नाटक करने की कितनी तैयारी की थी। क्या तू सच में सोचता था कि मुझे नहीं पता कि तू अकेले ही इस बार के राक्षसों को हड़पना चाहता है? अब सब कुछ मेरा है। मुझे नहीं चाहिए कोई सांप राक्षस या भालू राक्षस, मैं तो बस तेरी मौत चाहता हूं। भालू राक्षस को डिंगुरु भाई की तरफ झपटते देख झाओ वेंजुओ उसकी खिल्ली उड़ाता है। हाँ 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 हाँ, डिंगुरु भाई, तेरे आगे बढ़ने का सामान तेरे सामने ही पड़ा है, ले जा सकता है तो ले जा। डींग गुरु भाई को पता है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मरना ही है। उसने सोचा, तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है तुरंत मौत ले लूं। फिर उसने हाथ में ताबीज लेकर जोर से मंत्र पढ़ा, जी जी रूलुलिंग उठो आंधी। अगले ही पल धमाके की जबरदस्त आवाज हुई और वो पहाड़ी ढह गई। ये देखकर झाओ वेंजो कहता है, वाह, गुरु भाई जैसा कोई और नहीं, मरते वक्त भी ऐसा दीवानापन किया। अब मेरे लिए गिरोह में वापस जाकर खबर करने का समय आ गया है। ये भालू राक्षस बुरी तरह भड़क चुका है, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। वापस जाकर क्या बहाना बनाऊं? और जैसे ही झाओ वेंजुओ वहां से जाता है, वैसे ही सूखा अपना छोटा सिर बिल से बाहर निकालता है। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा है ये नतीजा। सांप पकड़ने वाले मर गए, भालू राक्षस बुरी तरह जख्मी है। क्या ये वो मोड़ है जिसे पहाड़ का रास्ता घूम जाना कहते हैं? फिर वो एक युआन डैन मुंह में डालकर पूरी तरह तैयार हो जाता है और भालू राक्षस से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच भेड़ियों का दल भी आ जाता है, लेकिन आखिर में किसकी जीत होगी ये तुम आगे देखो। असल में अभी अभी सूखा ने बिल से बाहर निकलकर देखा कि मुहाने पर 2 और हुयुआन डैन पड़ी हैं। उसने सोचा, ये चीज 3 बार खाने से कहीं पूरी तरह से पचा ना लिया जाए। बेहतर होगा कि मैं इन्हें दांतों के पीछे छुपा लूं, जरूरत पड़ने पर निकाल कर खा लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने गोलियां छुपाई, ऊपर देखा तो सामने एक भेड़िया सिर उठाकर उसे देख रहा था। सूखा समझ गया कि ये खून की बू सूंघ कर आए भेड़ियों का दल है। उसने सोचा, अच्छा हुआ मैंने गोलियां खा ली हैं और भूख लगी है। इंसानों की लाशें नहीं खानी, तो पहले इनसे पेट भर लेता हूं। बस फिर क्या था, वो सीधा झपटा और एक भेड़िए का सिर पकड़कर जोर से खींचा, पूरा सिर अलग हो गया। अब उसके शरीर में याओ शेंडिंग आ चुकी है, जिससे वो जल्दी से खाना पचा लेता है। एक भेड़िया तो उसके लिए बहुत कम था। फिर वो दोबारा भेड़ियों के दल में घुस गया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वो चाहे कितने भी भेड़िए निगल ले, फिर भी भूख लगी ही रहती है। तभी भेड़ियों का दल उससे इतना डर गया कि चारों तरफ भागने लगा। सूखा ने दूर खड़े भालू राक्षस की तरफ देखा और सोचा, क्या ऐसा है कि सामने इतना अच्छा भालू राक्षस हो और मैं भेड़िए खाकर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूं?
लेकिन जैसे ही भेड़ियों ने सूखा को छोड़कर भालू राक्षस पर हमला करना चाहा, अचानक विशाल भालू ने अपना पंजा उठाकर जोर से पटका। एक भेड़िया तो वहीं ढेर हो गया। ये दूर से देखकर सूखा सोचता है, मैंने सोचा था कि भालू राक्षस बहुत जख्मी है, लेकिन इतनी ताकत है तब तो ये कम से कम तोंगलिंग तीसरे लेवल के पीक पर होगा, और मैं तो दूसरे लेवल के पीक पर हूं। नहीं, मुझे भूख में अपना दिमाग नहीं खोना चाहिए और बेवजह मुसीबत नहीं मोल लेनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। क्या ये याओ शेंडिंग की चाहत है? क्या वो चाहता है कि मैं भालू राक्षस को खाऊं? हालांकि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सच में बहुत जख्मी है। सिर्फ भागने से कोई ताकतवर नहीं बनता। उसने अभी भेड़ियों को पटका, शायद आखिरी ताकत थी। बस मुझे काफी चालाकी और सावधानी से काम करना होगा, तो जीतने के चांस काफी हैं। ये सोचकर सूखा फुर्र से वहां से गायब हो गया और भालू राक्षस से भिड़ गया। उसी समय विशाल भालू के पंजे ने जोर से सूखा के सिर पर पटका। ये जोरदार चोट इतनी तेज थी कि उसे 2.5 किलो से भी ज्यादा खून की उल्टी हो गई। हालांकि सूखा ने भी हार नहीं मानी और अपनी पूंछ पर लगे जिंगलिन को घुमाकर भालू राक्षस की आंख पर फेंक दिया। ये बिजली की तरह तेज लड़ाई केवल 0.01 सेकंड में शुरू और खत्म हो गई। इस बार सूखा जमीन पर पटक दिया गया और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने सोचा, ये भालू राक्षस पहले वाले शानियों से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अच्छा है कि उसकी आंख तो मैंने फोड़ ही दी। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, बस एक और वार करना है। लेकिन तभी उसे लगा कि पिछली गोली का असर खत्म हो रहा है और उसका शरीर फिर से अकड़ने लगा है। उसने तुरंत दांतों के पीछे छुपाई हुई दूसरी हुयुआन डैन खा ली। अब उसका पूरा शरीर लचीला हो गया। उसने सोचा, शरीर पर ये छोटे मोटे जख्म भालू को मारने के बाद ठीक कर लूंगा। और फिर वो दोबारा भालू राक्षस पर झपटा। इस बार उसने सीधा भालू की मेन आर्टरी को काट लिया। इस तेज दर्द से भालू दोनों पंजों से सूखा को बेरहमी से पीटने लगा। सूखा हैरान था। साला अंधा हो चुका है फिर भी इतना ताकतवर है। ये पंजे बहुत दर्द दे रहे हैं, हड्डियां तो चकनाचूर हो गई होंगी। लेकिन वो जानता था कि अब दांत नहीं छोड़ सकता। जब तक भालू का गला ना कट जाए, मरना पड़े तो भी दांत नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार भालू ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर सूखा को दूर फेंक दिया और फिर धरती पर गिरकर कमजोर सांसें लेने लगा। सूखा ने सोचा, उसका गला मैंने काट दिया है, अब ज्यादा देर नहीं जिएगा। अब बस दूर से ही ऐसा कुछ करूं जिससे मर जाए। पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होगा, ये लगाऊं। फिर उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लपेटकर जोर से भालू राक्षस के सिर पर दे मारा। इसके साथ ही भालू पूरी तरह मर चुका था। लेकिन हमेशा सावधान रहने वाले सूखा ने धोखे से बचने के लिए पहले प्राणायाम से चोटें ठीक करना शुरू किया, ताकि पता चल सके कि वो सच में मरा है या नहीं। लेकिन आराम भी नहीं कर पाया था कि उसने देखा कि भेड़ियों का दल लौट आया है। चालाक भेड़िए मरे हुए भालू को लूटने आए हैं, सच में बदमाश हैं। हालांकि सूखा अब और लड़ने लायक नहीं था, इसलिए उसे अपनी आखिरी गोली खानी पड़ी। 2 घंटे बीत गए। पूरी बर्फीली जमीन पर भेड़ियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सूखा अपने बुरी तरह जख्मी शरीर को घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो जानता था कि गोली का असर भी अब खत्म होने वाला है और उसे चोटें भी लगी हैं। इसलिए उसने सोचा कि पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर छुप जाऊं, फिर इस राक्षस को बचाऊंगा। उसने फटे कपड़े रस्सी बनाकर भालू की लाश को खींचना शुरू किया। रास्ते में चारों तरफ लाशें देखकर उसके मन में कई विचार आए। वो सोचने लगा, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य करके ही कोई इंसान बनता है, लेकिन ये तो ऐसे ही मर गए। अचानक एक लाश ने उसका ध्यान खींचा। देखा तो उसे पहचान लिया, ये तो उसी जवान का बाप था। उस लाश के पास 2 कुत्ते बर्फ में पड़े थे, वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। सूखा ने हैरान होकर उनसे कहा, ये तो मर चुका है, तुम क्यों नहीं भागते? तभी ध्यान आया कि कुत्तों के शरीर अकड़ चुके हैं, यानी वो जमकर मर चुके हैं। उसने सोचा, 2 कुत्ते अपने मालिक के मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़े। उसे कुछ अजीब सा लगा। वापस जाते समय उसने सोचा, इस लड़ाई में सिर्फ सबसे चालाक और दुष्ट इंसान ही जीवित बचा है। मुझे भी चाहे आगे चलकर मैं कुछ भी बन जाऊं, हर हाल में जीवित रहना है। दृश्य बदलता है। सूखा को एक गुफा मिल जाती है। वो सोचता है, यह गुफा बाहर से पानी से ढकी है, किसी को आसानी से पता नहीं चलेगा, काफी सुरक्षित होगी। जब तक मैं होश में हूं, पहले भालू राक्षस को पचा लेता हूं। भालू राक्षस को खाते समय उसे बहुत मजा आया। साला ये कितना स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि याओ शेंडिंग बेचैन हो रहा था। फिर उसके शरीर के अंदर का याओ शेंडिंग उसे पचाने लगा। अगले ही पल सूखा ने देखा कि उसकी पूंछ पर कुछ और जिंगलिन आ गए हैं। वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो आखिरकार टोंगलिंग तीसरे लेवल में पहुंच ही गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि टोंगलिंग तीसरे लेवल के पीक पर जा पहुंचा था। उसकी पूंछ पर अब 10 जिंगलिन हो चुके थे। वाकई जितनी तेज आंधी, उतना ही ज्यादा दाम मेरी इस लड़ाई का नुकसान नहीं हुआ।
हो सकता है कि अगले साल बसंत आते आते मैं भी रियासत बन सकता हूं। ये शेघुओं पेड़ को 3 साल लगते हैं एक बार पकने में। बस इसे खाकर साधना बहुत बढ़ जाती है। आखिरकार सूखा और सांप पकड़ने वाले में से कौन ये फल पा सकेगा? असल में अभी अभी 3 महीने बीत चुके हैं और फिर से बसंत का मौसम आ गया है। गुफा में सूखा अभी नींद से आधा जाग रहा था। पता ही नहीं चला बसंत आ गया। इतने महीनों में न सिर्फ शरीर बड़ा हो गया बल्कि अब शेंशी से और भी दूर तक देख सकता हूं। यहाँ आसपास 2 जंगली सुअर हैं। पहले बाहर निकलकर कुछ खा लेता हूं और अपने जिंगलिन को हिला डुला लेता हूं। अपनी मौजूदा ताकत के साथ ये साधारण जानवर उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। लेकिन जब उसने देखा कि उनमें से एक सुअरनी गर्भवती है, तो उसने उसे खाने से मना कर दिया। पहले इस नर वाले को ही खा लेता हूं, काम चलाएगा। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने एक बहुत जरूरी नई बात सीखी है, वो है इकोलॉजिकल बैलेंस। अब मैं गांव नहीं जा सकता, इसलिए मुझे इस पहाड़ पर ही अपना गुजारा करना होगा। सिर्फ पहाड़ का राजा बन जाना काफी नहीं है। अगर चाहता हूं कि शिकार खत्म ना हो, तो नन्हे जानवरों का शिकार करना बंद करना होगा। इस पहाड़ पर कुल 25 हिरण हैं, 20 जंगली सुअर, 30 झांगजी, 300 खरगोश। बस मैं लालच ना करूं और सोच समझकर खाऊं तो पेट की समस्या नहीं होगी। लेकिन साधना के लिए ये काफी नहीं है। पिछली बार के हालात से पता चलता है कि साधना के लिए मौके और जोखिम उठाने जरूरी हैं। अब सूखा दूर डूबते सूरज को देखता है और सोचता है, अब अपने पुराने घर वापस चलने का भी समय आ गया है। दृश्य बदलता है। एक गुफा में बहुत सारे सांप हैं। ये उसका पुराना घर वानशेगु है। बसंत आया है, चारों तरफ नए जोश का मौसम है और सबके लिए प्रेम करने का वक्त आ गया है। लेकिन सूखा तो जिद्दी सांप है। उसने अपने पास हर साल आकर चिपकने वाली छोटी सफेद सांप को देखा तो बस एक लंबी उसांस ली और कहा, अफसोस, तू और मैं, हमारी मंजिलें अलग हैं, बस यहीं अलविदा। फिर उसने दूसरे सांपों के झुंड को देखा और सोचा, अगर 1 साल पहले होता तो मैं भी बेशर्मी से इधर उधर बीज बो रहा होता। लेकिन जब से मुझे होश आया है, मैं ऐसी नीच इच्छाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इस बार आना मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ साधना के लिए है, और वो है इस पेड़ पर लगे शेघुओं को खाना। ये चीज हर 3 साल में एक बार पकती है। इसी साल बसंत में फिर से पकने का मौसम है। पकने के बाद खाने से साधना बढ़ती है। 3 साल पहले संयोग से मैंने एक शेघुओं खा लिया था, तब मुझे पता चला था। इस बार अगर तीनों फल लगातार खा लूं तो क्या मैं एक झटके में तोंगलिंग चौथे लेवल में पहुंच सकता हूं। तोंगलिंग के बीच के लेवल में आकर मैं कुछ मंत्रों का इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर मुझे सिर्फ हाथापाई पर निर्भर नहीं रहना होगा। तभी अचानक एक आवाज आती है, और ये आवाज सूखा को बहुत परिचित लगती है। फिर एक लड़का और एक लड़की धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते हैं। पीछे चल रहे लड़के ने आगे कहा, अफसोस, बस डिंग गुरु भाई पिछली बार मुझे बचाने के चक्कर में मर गया। लेकिन सोंग दीदी बिना किसी भाव के कहती है, पुरानी बातें भूल जा, इस बार तूने अच्छा किया, पिछली गलती माफ की। लड़का तुरंत आदर से बोला, इस बार के सारे शेगुओं दीदी के लिए। लेकिन वो सोंग दीदी भी अच्छी इंसान है। उसने कहा, मैं तुझसे फायदा नहीं लूंगी, मैं बस 2 फल ले लूंगी, इतना काफी है। यह सुनकर लड़का बहुत खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही उन्हें चेतावनी देता है, दीदी सावधान रहना, इस औषधि की रखवाली के लिए कोई राक्षस जरूर होगा। फिर सोंग दीदी उसे पहले से तैयार किया हुआ झोंगुआ लगाती है और कहती है, तू चिंता मत कर, मैंने गुरुजी से एक बहुत ताकतवर धार्मिक यंत्र उधार लिया है। इस इलाके में बस एक बूढ़ा सांप राजा है। अगर वो बाहर निकला तो अच्छा है, उसी के पित्त का उपयोग दवा में करेंगे। पास में छुपे सूखा ने ये सब सुनकर उसके शरीर के शल्क खड़े हो गए। ये लोग शेगुओं के लिए आए हैं और मेरे लिए खास तौर पर बनाया हुआ धार्मिक यंत्र भी लाए हैं। ये फल पकने ही वाला है। अगर मैं भाग गया तो क्या इन्हें मुफ्त में मिल जाएगा? मैं अब तोंगलिंग तीसरे लेवल के पीक पर हूं, और जरूरी नहीं कि ये सांप पकड़ने वाले उतने ही ताकतवर हों जितना मैं सोच रहा हूं। आखिरकार पिछले शाह राक्षस और भालू राक्षस को मैंने मरवा तो दिया था। अभी सूखा कुछ सोच ही रहा था कि अचानक अंदर आने वाले रास्ते से गंधक जैसी गंध आने लगी। ये देखकर वो तुरंत पानी में कूद गया। पहले छुपकर स्थिति देखने का विचार था। हो सकता है कि ये दोनों आपस में भी लड़ पड़ें, क्योंकि इंसान आसानी से आपस में लड़ते हैं। जैसे ही सूखा पानी में छुपा, वो दोनों शेगुओं पेड़ के पास आ गए। फर्श पर बिखरते हुए सांपों के झुंड को देखकर उस लड़के ने कहा, सोंग दीदी, अगर वो बूढ़ा सांप राजा ना निकला तो क्या होगा? तुरंत सोंग दीदी ठंडी सांस लेते हुए बोली, अगर नहीं निकला तो सीधा शेगुओं तोड़ लेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो निकलेगा, क्योंकि बूढ़ा सांप राजा 10 साल से ज्यादा जी चुका है, उसकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी है, और वो पूरी तरह से इस बार के शेगुओं पर ही अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए निर्भर है। दोनों की बातें सुनकर सूखा सोचता है, तू किसे बूढ़ा कह रही है?
तेरा पूरा परिवार बूढ़ा है। मेरी तो ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो औरत सब बकवास कर रही है, लेकिन गांव वाले भी मुझे हमेशा बूढ़ा काला सांप ही क्यों बुलाते थे। ये देखकर कि दोनों शेघुओं पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जानता है कि अब सोचने का समय नहीं है। लेकिन वो दोनों कुछ कदम ही चले थे कि अचानक रुक गए। फिर सोंग दीदी ने कहा, पहले मत जाओ, वो आदमी बाहर आ रहा है। सोंग दीदी के मुंह से ये बात निकलते ही दूर का एक पत्थर जोरदार आवाज के साथ फट गया और अगले ही पल एक विशाल सांप उन दोनों की तरफ बढ़ा। उस अति विशाल सांप को देखकर सोंग दीदी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तू आखिरकार आ ही गया, बूढ़े काले सांप। ये दृश्य देखकर सूखा बहुत शर्मिंदा हो गया। पता चला मैं तो नकली हूं, ये असली बूढ़ा सांप राजा है। हो सकता है कि पुराना सांप राजा बाहर उत्पात मचाता रहता था, बुढ़ापे के बाद बाहर नहीं जाता था, और ठीक 3 साल पहले मैं बाहर गया और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इससे पहले कि सूखा कुछ सोच पाता, बूढ़ा सांप राजा सोंग दीदी पर फिर से हमला करने दौड़ा। तभी सोंग दीदी ने बिना घबराए कहा, तू मेरी चपेट में आ गया, और अगले ही पल एक विशाल कीचड़ की ढाल उसके सामने आ गई, जिसने बूढ़े सांप राजा के हमले को रोक लिया। उन दोनों की लड़ाई देखकर सूखा ने पाया कि यह सांप पकड़ने वाली औरत काफी ताकतवर है, लेकिन बूढ़ा सांप राजा भले ही बूढ़ा हो, फिर भी उसका मुकाबला कर रहा है। फिर सोंग दीदी वहीं से उछलकर सीधा अपना धार्मिक यंत्र झेंगलिंग झोंग निकालती है और जोर से शेंगझन बा फांग का मंत्र पढ़कर बूढ़े सांप राजा पर दे मारती है। ये कान फोड़ू आवाज लगभग सूखा के कान ही फोड़ देती थी। धार्मिक यंत्र के प्रहार के बाद सोंग दीदी ने दाहिने हाथ हिलाकर शुदाओ लियू रेन ब्याओ फेंका, लेकिन ये चीज बूढ़े सांप राजा के शरीर पर कोई असर नहीं कर पाई। सोंग दीदी हैरान थी, और साला कितना सख्त शरीर है, अगर ये सांप के शल्क उतार लूं तो एक बख्तर बन सकता है। काले कपड़े वाला लड़का ये देखकर कि सोंग दीदी मुश्किल में फंसी है, तुरंत मदद को दौड़ता है। फिर सोंग दीदी के निर्देश पर वो फेंगरेन फू चलाकर बूढ़े सांप राजा के साथ लड़ते हुए उसे थका देने की कोशिश करते हैं। वो भागते दौड़ते उसे थकाने की कोशिश कर रहे थे। चुपके से ये सब देख रहा सूखा ये दृश्य देखकर हैरान था। ये इंसानों का धार्मिक यंत्र है। ये औरत पिछले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बूढ़े सांप राजा की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। क्या मुझे जाकर मदद करनी चाहिए या फल खाकर भाग जाना चाहिए? लेकिन ये फल अभी पका नहीं है, खाकर कुछ फायदा नहीं होगा। ये सोचकर उसने एक पत्थर उठा लिया। चूंकि हम दोनों सांप हैं, छुपकर उसकी मदद करना बनता है। लेकिन इससे पहले कि सूखा हाथ हिलाता, उसने देखा कि शेगुओं पेड़ की तरफ कोई हरकत है। तभी एक आदमी पेड़ की जड़ें निकाल रहा था और खुशी से कह रहा था, जब दो मुर्गे लड़ते हैं तो किसान को फायदा होता है। सांप पकड़ने वालों की बदौलत बूढ़ा सांप राजा दूर चला गया। ये शेगुओं का पेड़ मेरा हुआ। ये देखकर सूखा ने सीधा अपना विशाल मुंह खोलकर उस पर हमला कर दिया और गुस्से से कहा, तू साला पेड़ की जड़ें उखाड़ रहा है, सच में साला है तू?